Assalamualaikum. Welcome to this topical marathon on gravitation. ठीक है, सॉरी द सर्कुलर मोशन के बाद काफ़ी टाइम हो गया. इनफैक्ट ऐसे मैराथन के बाद भी काफ़ी टाइम हो गया कि मैं नेक्स्ट मैराथन अपलोड कर रहा हूँ. बस टाइम नहीं मिल रहा था एंड देयर वर लॉट ऑफ अदर क्या कहते हैं मसरूफियात. खैर अभी थोड़ा सा फ्री हुए हैं, सो लेट्स ट्राई टू रिकॉर्ड दिस मैराथन. ठीक है, नाउ फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई हैव हैंड पिक्ड सम क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ द क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन. जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वी वुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ द सेम क्वेश्चंस बार बार. ठीक है, तो मैंने हैंड पिक करे में कुछ क्वेश्चंस जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे हैं which constitute most of the different types of questions that are going to come into your exam. ठीक है, so without further ado let's start. ठीक है, so सबसे पहला सवाल पूछा हुआ आपको, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इतना आसान सवाल होता है ये, लेकिन बच्चे फिर भी जो है वो इसमें क्या करके आते हैं, मिस्टेक करके आते हैं, इसको गलत लिख के आते हैं. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन भैया ने सिर्फ यहां तक बात करी थी कि एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम ओवर आर स्क्वायर. उन्होंने सिर्फ ये बात करी थी, उन्होंने जी नहीं डाला था इसमें. ठीक है, वो उनका काम नहीं था, वो किसी और ने डाला था. ठीक है, सो ही वाज नॉट द वन हु डिड दैट. आई एम प्रीटी श्योर इट वाज अ मार्शल नाम का बंदा, मार्शल सॉरी कैवेंडिश नाम का बंदा था जिसने ये किया था. तो ये न्यूटन भैया ने बस इतना दिया था. ठीक है, अच्छा अब इसको लिखना कैसे है, इसको आपने लिखना है इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी between two masses. अब इक्वल टू नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, बिकॉज आपने जो है अभी प्रोपोर्शन के हिसाब से बताना है. जो न्यूटन ने बताया था आपको इक्वल टू साइन कैवेंडिश ने लगा के दिया. ठीक है, जिसमें जी डाला उसने. सो इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ठीक है, नजर आ रहा होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance. अब इधर भी एक बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन देम लेके आ जाते हैं. डिस्टेंस बिटवीन देम नहीं होता, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स होता है, बिकॉज आप पॉइंट मासेस ले रहे हो तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में. ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखना है. सबसे पहले तो यहीं तक दिया था न्यूटन भैया ने, तो आपकी डेफिनेशन में प्रोपोर्शनल आना चाहिए, नॉट इक्वल टू साइन. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, क्योंकि पॉइंट मासेस है. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. बस इसके अलावा यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एनीथिंग एल्स इन दिस डेफिनेशन या इन दिस स्टेटमेंट. ठीक है, अच्छा लेट्स गो टू इट. A distant star is orbited by several planets. Each planet has a circular orbit with a different radius. ठीक है, each planet orbits at constant speed. Explain whether the planets are in equilibrium or not. अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है. ठीक है, बोल रहे हैं एक डिस्टेंट स्टार है, ये भी बहुत सारे बच्चों को समझ, तो पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं, उनको सर्कुलर मोशन ही समझ नहीं आता. ठीक है, एक डिस्टेंट स्टार है जो वो हो रहा है, ऑर्बिट हो रहा है लाइक विद सेवरल प्लैनेट्स जस्ट लाइक योर सोलर सिस्टम. ठीक है, जिसमें आपका सन बीच में है और ऑब्वियसली जो है वो उसको उसके इर्द गिर्द घूमने वाले बहुत सारे क्या होंगे, सैयारे होंगे, प्लैनेट्स होंगे. ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लैनेट्स दैट आर रोटेटिंग अराउंड दिस स्टार एंड सो एंड सो फॉर्थ. ठीक है, मैं अभी दो बना रहा हूँ, सही है, बिकॉज ज्यादा बनाने का फायदा नहीं होगा. अच्छा, नाउ अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये ऑर्बिट कर रहे हैं एट कांस्टेंट स्पीड, दे आर ऑर्बिटिंग एट कांस्टेंट स्पीड. अब एएस से बच्चों ने याद किया होता है कि ठीक है, कांस्टेंट स्पीड वाला तो इक्विलिब्रियम होता है. ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन, कांस्टेंट स्पीड डज मीन इक्विलिब्रियम, लेकिन जब आप एक लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट. अभी क्या मसला है, अभी आपकी जो कांस्टेंट स्पीड है वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रही है. नजर आ रहा है आप लोगों को, जो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटीज है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है थ्रू आउट द ऑर्बिट. ठीक है, इसी तरह इस वाले का भी, इसकी भी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो टेंजेंट चेंज करे जा रही है थ्रू आउट द ऑर्बिट. ठीक है, वो बार बार चेंज करती रहती है. सो इनके डायरेक्शंस चेंज हो रहे होते हैं. और ये याद रखना है कि वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है.
और इसमें क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है इस पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी। और हम सबको पता है एक चीज को आपने अगर सर्कुलर मोशन में रखना होता है तो यू नीड टू प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऑब्वियसली उसी वजह से जो है आपके पास क्या आएगी, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी विच इज 90 डिग्री टू दी टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती ये वाली जो है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्यों? बिकॉज ये 90 डिग्री है आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, लेकिन ये डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकती है। और इसमें यही होता है, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रहा है, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कर रही है, बार बार उसका डायरेक्शन चेंज कर जा रही है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, so we're going to write this answer over here. So we're going to say no, they're not in equilibrium because उनकी velocity constant नहीं है, उनकी velocity का direction change कर रहा है। और क्यों change कर रहा है? Because there is a net force, centripetal force on them. So no, they are not in equilibrium. No, they are not in equilibrium as the planet's direction of tangential velocity is continuously changing as there is a net centripetal force on them directing them towards the center. ठीक है, so this is the answer to this question. अच्छा, moving onwards, the radius of the orbit of a planet r and the orbital period t is, ये दिया हुआ आपको, ठीक है, r है और t है, रेडियस है प्लैनेट का ऑर्बिट का, और ऑर्बिटल पीरियड t है। डेटा फॉर सम ऑफ द प्लैनेट्स आर गिवन इन फिगर 1.1। तो CEG कोई प्लैनेट्स है, उनका रेडियस दिया हुआ है, उनका t स्क्वायर दिया हुआ है आपको। रिलेशनशिप बिटवीन r एंड t इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन r क्यूब इक्वल्स टू kt स्क्वायर। ठीक है, होपफुली जानी पहचानी लग रही होगी ये क्वेश्चन, अगर नहीं लग रही है जानी पहचानी तो ये केप्लर्स लॉ है आपका। ठीक है, दे हैव रिमूव्ड ऑल ऑफ द कांस्टेंट्स, उसको k बना दिया है और आपको दिखाया भाई r क्यूब जो है वो किसके बराबर है, वो आपके kt स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं, केप्लर्स लॉ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। केप्लर्स लॉ क्या कहता है, योहानस केप्लर ने कहा था भाई अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है एक स्टार के अराउंड तो वो क्यों कर रहा होगा, बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट हो रहा है। जब भी आपके पास ऑर्बिटिंग सिस्टम होगा ज्यादातर उसकी कैलकुलेशन एफ सी इक्वल्स टू एफ जी से स्टार्ट करेगी। ठीक है, वेन एवर यू गॉट एन ऑर्बिटिंग सिस्टम उसकी ज्यादातर कैलकुलेशन एफ सी इक्वल्स टू एफ जी से ही स्टार्ट करेगी। एफ सी को मैं कैसे खोलूंगा, अच्छा सिंस आई नीड क्या कहते हैं, मैं एफसी को कैसे खोलना, आई एम गोइंग टू ओपन इट विद एम आर ओमेगा स्क्वायर्ड। क्यों, बिकॉज मुझे टाइम लाना है, क्योंकि ओमेगा के थ्रू ही 2 पाई ओवर टी के थ्रू टाइम आ सकता है, राइट। तो आई एम गोइंग टू ओपन एफसी थ्रू एम आर ओमेगा स्क्वायर्ड। ठीक है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर से नहीं खोलूंगा बिकॉज उससे मेरा टाइम पीरियड लाना मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एफ जी कैसे खुल सकती है, एफ जी खुल सकती है जी एम ओवर आर स्क्वायर्ड। ठीक है, देन यू नो दैट एम एंड एम कैंसिल। अच्छा, और फिर क्या होता है, हम आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आर क्यूब, और ओमेगा को खोल लेते हैं, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर, यानी 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर शैल इक्वल्स टू जी एम। ठीक है, एंड देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं आर क्यूब शैल इक्वल्स टू जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर एंड दैट इनटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात से क्या पता चल रहा है हमें कि ये रहा आर क्यूब, ये रहा टी स्क्वायर, और ये के क्या है, ये के बेसिकली ये चीज है, दिस इज दी के। सही है जी। अच्छा, रिलेशनशिप दे दिया, बातें आपको बता दी, आपने कहा ठीक है। फिर क्या कह रही हैं, शो दैट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन वेयर जी इज, ये हम कर चुके ऑलरेडी। ठीक है, मुझे पता नहीं था पहले, उसके बाद वाले पार्ट में पूछा हुआ है। सो अच्छा हो गया पहले कर लिया। सो भाई इतना नीचे क्यों पेस्ट हो रहे हो भाई, ऊपर आओ शाबाश। एक्चुअली तो ये हमारा आ गया प्रूफ ऑफ दिस। अच्छा, उसके बाद क्या है, यूज डेटा फ्रॉम फिगर 1.1 फॉर द 3 planets एंड द एक्सप्रेशन फॉर के टू कैलकुलेट द मास m ऑफ द स्टार। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करना किस तरह है, सही है। हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन,
इधर देखो, तुम लोगों को क्या दिया हुआ है, तुम लोगों को सी का भी आर और टी स्क्वायर दिया हुआ है, ई का भी दिया हुआ है आर और टी स्क्वायर, और जी का भी दिया हुआ है आर और टी स्क्वायर, ठीक है। अब सर इसमें जो है वो कौन सी प्लेनेट के थ्रू हम कैलकुलेशन करें, ठीक है, विच किस प्लेनेट की वजह से हम कैलकुलेशन करें और अपना के निकालें और फिर से हम मास निकालें, राइट। द आंसर टू दैट इज कि एग्जामिनर ने जब आपको तीन चीजें दी हैं, उसने बोला हुआ भी है क्या करो भाई, उसने बोला है यूज डेटा फ्रॉम फिगर 1.1 फॉर द थ्री प्लैनेट्स एंड एक्सप्रेशन फॉर के टू कैलकुलेट द मास एमऑफ द स्टार। और वो मार्क्स आपको कितने दे रहा है, वो आपको 3 मार्क्स दे रहा है। तो ऑब्वियसली इस चीज के तो मार्क नहीं दे रहा होगा कि आपने यहाँ से डेटा उठाई, एक आर का एक टी स्क्वायर का आपने यहाँ पे प्लग इन किया, के निकाला, एम निकाल दिया, ठीक है, उसके 3 मार्क्स नहीं होंगे। तो 3 मार्क्स क्यों दे रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली इस बात के दे रहा होगा कि आप थोड़ा सा अपनी वर्किंग को क्या करोगे, अच्छा बनाओगे, ठीक है, आप अपनी एक्यूरेसी का ख्याल रखोगे। तो मैं इन तीनों मासेस, सॉरी इन तीनों रेडियाई और इन तीनों टी स्क्वायर से एक के की वैल्यू निकालूंगा, फिर उस के की वैल्यू को मैं एवरेज करूंगा, ताकि मेरे पास एक रीजनेबल सी चीज आ जाए। उस के को एवरेज कर लेने के बाद फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा अपने टाइम पीरियड की, क्योंकि मुझे 3 दिए हुए हैं। अब इसमें एक्सेप्टेबल ये भी है कि अगर आप सिर्फ दो को, किसी भी दो की आप लेके और एवरेज कर दो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो ऑब्वियसली 3 के 3 इस्तेमाल करेगा तो ऑब्वियसली अगर वो डिस्टिंक्शन वाला पेपर बन रहा होगा तो उसको डिस्टिंक्शन मिल जाएगी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग ऑल थ्री ऑफ देम, वरना हम एक से भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्यों देता है, अगर एक से करना है ना एग्जामिनर क्यों उसने पारी करी 3 को दिया आपको, तो यू हैव टू मेक श्योर योर कैलकुलेशन इज परफेक्ट, इट्स एक्यूरेट। सो लेट्स डू दैट आर, और ये मैं टेबल जो अगले पेज पे कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार इस पेज पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। Let's put this over here. अच्छा, तो प्लैनेट सी का आर क्या है, 9.6 इंटू 10 पावर 10। सो प्लैनेट सी का कर लेते हैं 9.6 इंटू 10 पावर 10। ये क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, आई होप। 9.6 इंटू 10 पावर 10 का क्यूब, जी एम, अच्छा जी हम निकाल लेते हैं। जी क्या आ रहा है, जी आ रहा है 6.67 इंटू 10 पावर -11। यू नो व्हाट, मुझे तो के निकालना है ना। हाँ, आई नीड टू कैलकुलेट, आई नीड टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर के, ठीक है, तो मुझे ये जी डी नहीं करनी है, आई जस्ट नीड टू डू दिस। लेट्स डू दिस। पहले तो एक काम करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, और इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि आर क्यूब वॉज के टी स्क्वायर ना, आर क्यूब वॉज के टी स्क्वायर। सो बेसिकली के इक्वल्स टू आर क्यूब ओवर टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये आसान हो जाएगा। अब सी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सी की कैलकुलेशन कैसे होगी, 9.6 इंटू 10 पावर 10, 9.6 इंटू 10 पावर 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा क्यूब करना नहीं भूलना, मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी जब मैं 11th जा था, मैं पावर्स भूल जा रहा लिखना, ठीक है, उसकी वजह से मेरा सारा आंसर खराब हो जाता था। तो मेक श्योर आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हो आप उसके मेंटल नोट्स बनाया करो अपने पास, कि भाई मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ तो मैं ये मिस्टेक ना करूँ। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, आर दिया हुआ तुमने आर को क्यूब करके डाला है, क्योंकि मेरी क्वेश्चन कह रही आर क्यूब, यहाँ मुझे टी स्क्वायर ही दिया हुआ तो मैं टी स्क्वायर ही डायरेक्ट डाल रहा हूँ, मैं उसको स्क्वायर नहीं करूंगा फिर दोबारा से, ठीक है। ये प्लैनेट सी की हो जाएगी, ये प्लैनेट ई की हो जाएगी। ई के लिए क्या है, 4 इंटू 10 पावर 11, 4 इंटू 10 पावर 11, इसका क्यूब कर दें आप। और 1.8 इंटू 10 पावर 13, 1.8 इंटू 10 पावर 13। और जी के लिए भी कर लेते हैं, जी का क्या है भाई, 2.1 इंटू 10 पावर 12 क्यूब, 2.1 इंटू 10 पावर 12 का क्यूब। और क्या है नेक्स्ट, 2.6 इंटू 10 पावर 15, 2.6 इंटू 10 पावर 15, ये आ गया हमारे पास। अब आप कैलकुलेशंस कर लो इनकी, ठीक है, आपके पास जो है वो इनके केज आ जाएंगे। वेल सी का जो के आ रहा है मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेशन, बिकॉज अब वरना बहुत देर लग जाएगी हमें सब चीजों करने हैं। सो दैट इज 3.54 इंटू 10 पावर 21, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 3.56 इंटू 10 पावर 21, 56 इंटू 10 पावर 21। और ये क्या आ रहा है आपके पास नेक्स्ट वाला, वो भी आ रहा है 3.56 इंटू 10 पावर 21, ठीक है, 3.56 इंटू 10 पावर 21। अब आप इसका एवरेज ले लो। एवरेज कैसे लिया जाता है, 3.54 प्लस 3.56 प्लस 3.56 डिवाइड बाय 3, बिकॉज आप 3 का एवरेज ले रहे हो, तो 3.54 प्लस 3.56 प्लस 3.56 डिवाइडेड बाय 3, यू आर गेटिंग 3.55 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो मेरे पास मेरा के एवरेज क्या आ रहा है, मेरा के एवरेज आ रहा है मेरे पास 3.55 इंटू 10 पावर 21, ठीक है, दिस इज माई के एवरेज। अच्छा, अभी के एवरेज किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर। जी मुझे पता है, 4 पाई स्क्वायर पता होता है, एम मुझे निकालना है, ठीक है, मेरा मास मुझे निकालना है, सो आई नीड टू गिव द मास।
सो इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी की वैल्यू डाटा बुकलेट में दी हुई है, अगर आपको याद ना है नहीं है, एम है और 4 और पाई स्क्वायर, और आप इधर से जो है अपना क्या निकाल लोगे, आप अपना मास निकाल लोगे। सो 3.55 इंटू 10⁻21 इंटू 4 इंटू पाई का स्क्वायर and then divided by 6.67 into 10⁻⁻11. So that comes out to be 2.1, 2.1 बस ये दे दें, टू सिग्निफिकेंट नहीं है सही डाटा, हाँ टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट में आंसर रख लेंगे 2.1 into 10⁻33. So it's coming out to be 2.1 into 10⁻33 kg the mass of this star. सही है जी। आई होप आसान सा सवाल था ये, पहला वाला सवाल तो मैंने बड़ा आसान से चूज किया हुआ है, सो इतनी कोई इसमें टेंशन ना हो। अच्छा फिर इधर आते देखें, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर याद करोगे तो ये आती है थ्रू जी, बेसिकली जो है वो क्या होता है, एफ जी ओवर एम होता है, राइट। इट्स बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फेल्ट पर यूनिट मास बाय अ मास प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस डाउन, इट इज द फोर्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट मास, force of gravity per unit mass experienced by a mass placed in a gravitational field. अच्छा, एक और चीज विच आई वांट टू लेट यू नो, इसके 2022 में, आई डोंट नो 2022 के जब सिलेबस को मैंने प्रिंट किया है तो उसमें ये मैंने क्वेश्चंस देखे जो मुझे रियलाइज हो, जो मेरे बच्चों ने रियलाइज करवाया कि अब वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को नहीं लगता, वो कहता है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसकी डेफिनेशन भी उसने यही रखी हुई कि इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट मास। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा, अगर आपके पेपर में 2024 में जून वाले पेपर में, अगर उसके बाद ऑब्वियसली कोर्स चेंज कर जाएगा, 24 अक्टूबर में उनका भी सेम होगा, शायद उसके बाद जब कोर्स चेंज करेगा तो उसमें हो सकता है वो चीज़ वापस कर दे उसको। बहरहाल इसमें ये पता नहीं क्यों किया हुआ इन्होंने, लेकिन उन्होंने ये किया हुआ कि अब वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोले या ग्रेविटेशनल फील्ड बोले, सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड बोले या ग्रेविटेशनल फील्ड बोले, दोनों की डेफिनेशन यही है, ठीक है। सो यू नीड टू नो दैट। अगर आपके पेपर में ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया तो वो नहीं है रीजन मेरा मास एक्सपीरियंस फोर्स, यही लिख देना आप, ठीक है। ये पता नहीं क्यों किया, आई डोंट अंडरस्टैंड, डज नॉट मेक एनी सेंस, बट है तो है, ठीक है। एक्सप्लेन बाय द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो भाई पूछ रहे हैं कि क्यों एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट the acceleration of free fall equals to the gravitational field strength of the planet। अच्छा तो बेसिकली क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा करीब हो किसी प्लैनेट के, ठीक है, मतलब आप जो है वो इतने करीब हो, सही है, तो क्या होगा, द प्रीडोमिनेंट फोर्स दैट इज गोइंग टू बिकम इज ऑब्वियसली गोइंग टू बिकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी प्रीडोमिनेंट फोर्स बन जाएगी, किसकी, इस प्लैनेट की, ठीक है। अब दूर में फॉर एग्जांपल आपका सूरज है बहुत दूर, ठीक है जी, अब उसकी उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो इतनी छोटी सी आ रही होगी कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते, तो आपको किसी और चीज के लिए नहीं जरूरत नहीं है, राइट। सो बेसिकली जब आप क्लोज होते हो किसी प्लैनेट के, तो जो सबसे मेजर फोर्स बन जाती है आपके ऊपर एट व्हेन यू आर क्लोज टू अ वेरी मैसिव प्लैनेट, तो फिर आपके ऊपर उसकी उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बन जाती है, ठीक है। और इसीलिए आपकी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या बन जाती है, उसकी फोर्स ऑफ उसकी एक्सेलरेशन और उसकी ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन बन जाती है, ठीक है। सो यू नीड टू गिव द आंसर लाइकवाइज। हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका, हम आंसर ऐसे लिखेंगे कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल is given by force upon mass, ठीक है, F equals to m है, होता है वही force upon mass। Acceleration of free fall is given by force upon mass, या फिर इसको हम अगर ऐसे लिख लें, acceleration of free fall is given by, let's write it a little bit better manner। Acceleration of free fall is given by net force towards ground divided by mass for an object, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज गिवन बाय नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट फोर्स टुवर्ड्स द ग्राउंड बिकॉज फ्री फॉल, तो फॉल की है, ठीक है, नॉट एनी अदर, मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स है कुछ भी किसी और डायरेक्शन में, वो नहीं होती इसमें, ये सिर्फ ग्राउंड वाली होती है।
So acceleration of free fall is given by net force towards ground divided by mass for an object. Since we are very close to the planet, the most dominant downward force becomes the most dominant for downward force is the force of gravity. And so G, which is also given by Fg divided by mass and acceleration of free fall, become equal. Achha. An isolated uniform spherical planet has radius r. The acceleration of free fall of the planet of this planet is g. Okay. On figure 1.1, sketch a graph to show the variation of acceleration of free fall with distance x from the center of the planet. अच्छा, आपने g का ग्राफ बनाना अगेंस्ट r. ठीक है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करके आते हैं, सर मुझे तो ग्राफ याद है, मार्क्स मिल जाएंगे। जी नहीं, आपको अंडा मिलेगा इस पे। 3 में से आपको यकीन माने आपको अंडा मिल जाएगा सर। क्यों? बिकॉज आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको वैल्यूज दी हैं, आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर वैल्यूज को देख के फिर प्लॉट करना है। ठीक है, अगर ऐसी ही लाइन बनानी थी तो एग्जामिनर क्यों देता है यहाँ पे 3 मार्क्स। ठीक है, थोड़ा सा बी क्लेवर अबाउट दैट। मैंने पता नहीं कितने सारे बच्चों को देखा है, वो जाते पेपर में ये सवाल देखते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, हमें तो आता है ये सवाल, और यूं लाइन बनाते हैं, आके भी वो सवाल आपको नहीं आया। तो ये जो है वो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये गलती, ये बेवकूफी नहीं कीजिएगा। यू नीड टू गिव द वैल्यूज एज पर द कैलकुलेशन। अच्छा, आपको बोला क्या गया है कि आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फीयर हैज रेडियस r, एक्चुअल फ्री फॉल एट द सरफेस। यानी सरफेस पे क्या होगा, आप रेडियस r पे होगे, उस प्लेनेट की रेडियस r पे होगे, राइट। सो एट द सरफेस दे आर टेलिंग यू दैट यू हैव अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ 1g। ठीक है, तो यानी आपके r पे आपका पॉइंट पड़ना चाहिए 1g का। ऑन फिगर 1.1 हमने दिखाना है R2 4R। ठीक है, मतलब हमने इनसाइड ऑफ द स्क्वायर नहीं दिखाना, हमने R से लेके 4R तक दिखाना है। नाउ यू गाइस वर करेक्ट विद द शेप ऑफ द ग्राफ। ये होता है, ये इनवर्स स्क्वायर ग्राफ ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर याद हो, हाउ डू यू गिव द ग्रेविटेशन फ्री स्ट्रेंथ, दैट इज गिवन थ्रू gm ओवर r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, gm ओवर r स्क्वायर से दे सकते हो। अब कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे, वो पहले से ही उनको याद होगा कि ये इनवर्स स्क्वायर ग्राफ है। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, जिस भी फैक्टर से आपका रेडियस मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके स्क्वायर से आपकी g डिवाइड होगी। जिस भी फैक्टर से आपका रेडियस मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके स्क्वायर से आपकी g डिवाइड होगी। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस इज सेइंग। अगर किसी को ये याद नहीं है, या वो भूल रहा है, या उसको डाउट हो रहा है, तो भाई इसका सिंपल सा तरीका, आप क्या बोलोगे, आप इस बात को तो समझते हो ना, ये चीजें कांस्टेंट है। If these two things are constants, can I say that gr square equals to a constant? जब मैं ये कह सकता हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई भी g1 और उसका एसोसिएटेड r1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बराबर होगा g2 इंटू r2 के स्क्वायर के। बिकॉज ये भी कांस्टेंट वैल्यू देगा, ये भी कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो सभी कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं, तो ये मतलब g2 r2 स्क्वायर इक्वल्स टू g1 r1 स्क्वायर। सो आई कैन से दैट g1 r1 स्क्वायर विल इक्वल्स टू g2 r2 स्क्वायर। अच्छा, अब g1 क्या है, अब मुझे ये वाला पॉइंट तो पता है ना, 1 और r वाला, तो आई कैन पुट दिस ओवर हियर कि भाई मेरा g1 g है, जब मेरा r1 क्या है, मेरा r स्क्वायर है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है 2r पे मेरा g क्या है, तो मैं g2 को एज इट इज रखता हूँ, मुझे मिल जाएगा ये, और r2 को क्या डालना है, 2r का स्क्वायर डालना है। सो 2r का स्क्वायर डाला आपने, सो ये क्या हो जाएगा, gr स्क्वायर शैल इक्वल्स टू g2 इंटू 4r स्क्वायर। And then what can happen is the r square and the r square will cancel out and g2 will work out to be g over 4। तो जैसे मैंने आपको बोला था, जिस फैक्टर से रेडियस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके स्क्वायर के फैक्टर से आपका g डिवाइड होगा। सो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर यानी 4 से g डिवाइड होगा। तो 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है 0.25। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे लगना है। अच्छा जी, फिर इसी तरह हम 1/3 का कर लेते हैं, लेकिन आई होप नजर आ गया हो। यू कैन डू दिस वर्किंग अगेन, दोबारा से ये वर्किंग कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आया है कर लो। यहीं पे दोबारा g और r स्क्वायर डालना, फिर g3 रहने देना और इसको 3r कर देना, तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। ये चलो बल्कि कर ही लेते हैं। तो gr स्क्वायर मैं 3r के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, gr स्क्वायर एज इट इज दे रहा हूँ, अब मैं g3 निकालना चाह रहा हूँ एट 3r स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये g
r square shall equals to g3 into 9r square and then we can see that r square and r square cancel out और वही हो गया g डिवाइड बाई 9 हो गया g3 यानी जिस फैक्टर से तुमने r जिस मल्टीपल से तुमने r को मल्टीप्लाई किया था 3 से मल्टीप्लाई तो उसके स्क्वायर से तुम्हें g को डिवाइड करना तो तुम्हें 1/9 करना है। अच्छा 1/9 कितना होता है 1/9 होता है 0.11 ठीक है 1/9 इज बेसिकली 0.1111 सही है। अच्छा अब ये 0 से लेके 0.25 तक है लेट्स फाइंड आउट एक बॉक्स की कितनी वेटेज है मतलब यहां से लेके यहां तक एक बॉक्स कितना जी कैरी कर रहा है तो 0.25 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 राइट बिकॉज 10 बॉक्सेस और 10 बॉक्सेस पे कितनी रीडिंग आ रही है 0.25 की आ रही है तो अगर मुझे एक बॉक्स ही ढूंढनी है तो कैसे निकालूंगा 0.25 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 राइट ये था यहां से लेके यहां तक 0.25 है 10 बॉक्सेस आ रहे हैं तो मैंने 0.25 डिवाइड बाय 10 कर दिया मेरे पास आंसर आ रहा है 0.025 आएगा ठीक है तो एक बॉक्स जो है वो मेरा 0.025 का है। अब अगर मुझे ये ढूंढना है कि मुझे ये क्या बनाना है कहाँ बनाना है तो आई नीड टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय द वेटेज ऑफ वन बॉक्स ताकि मुझे ये मिल जाए मेरे बॉक्सेस कितने आने वाले सो 0.111 डिवाइड बाय आंसर ही कर लेते हैं आंसर एक सेकेंड 1/9 डिवाइडेड बाय 0.025 क्या आ रहा है 4.444 यानी अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग 4.5 बॉक्सेस आ रहे हैं ठीक है सो 1 2 3 4 और 4.44 तकरीबन 4 पॉइंट ये हो जाएगा मेरे ख्याल से तो हम इधर जो है वो एक लगा लेते हैं ठीक है। अब मैं 4r की कैलकुलेशन नहीं कर रहा आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट 4r को स्क्वायर करोगे तो 16r स्क्वायर बन जाएगा यानी मुझे 16 से डिवाइड करना है g को 16 से जब g को डिवाइड करोगे 1/16 कितना होता है 1/16 इज 0.0625 अब अपनी एक बॉक्स की वेटेज से डिवाइड कर दो इस आंसर को 0.025 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 2.5 बॉक्सेस जो है वो 4r पे हमारी वैल्यू होगी सो 1 2 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.5 बॉक्सेस ओवर हियर। अब आपने टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज यू हैव टू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व थ्रू ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स ठीक है डोंट जज माय कर्व अभी फिलहाल बिकॉज मैं थोड़ा सा पीडीएफ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चल बहुत अच्छा बन गया है यू कैन जज माई ग्राफ बहुत अच्छा बनाया मैंने तो यस ट्राई टू मेक इट रीजनेबल स्मूथ कर्व ही ठीक है पेंसिल से बनाया करें ग्राफ को कभी भी पेंसिल नहीं बनाया करें बहुत सारे बच्चे पता नहीं पेंसिल क्यों बना के आते हैं क्योंकि उनको ये हो रहा होता है कि पेपर पे नजर नहीं आने वाली पेंसिल भाई आपको अगर ये हो भी रहा है ना डाउट तो आप पहले पेंसिल से ही बनाओ अगर आपने पहले को भी पेन से बना दिया और पेन से फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कौन मिटाएगा उस लाइन को मिट थोड़ी सकती है वो लाइन खराब हो गया वो ग्राफ तो ठीक है फिर उधर जो है वो हमारा जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द थिंग विद पेंसिल और वैसे भी आपको ये बोला हुआ होता है पेपर के स्टार्ट में या पेपर नहीं है मेरे पास क्योंकि भाई ड्राइंग या ग्राफ आपने पेंसिल से ही करना है ठीक है एचबी पेंसिल इस्तेमाल करें अगर आपको फिर भी हो रहा है नहीं मैं जो हूँ वो मेरे मार्क्स कट जाएंगे या हो जाएगा मुझे नजर नहीं आ रही पेंसिल और नहीं सबसे पहले तो अच्छी एक शार्प पेंसिल लेके जाया करें डार्क वाली एचबी पेंसिल अच्छी होती है ठीक है अच्छी कंपनी की नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं होता एटलीस्ट मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि वो लाइन मुझे नजर ना आ रही हो जब बच्चे ने पेंसिल से बनाई है तो पेंसिल से क्या करा करें ठीक है ताकि जो है वो मिस्टेक हो तो मिटाया जा सके उसमें। अच्छा the planet in B has radius r equal to this much and mean density this much calculate the acceleration of free fall at a height r above its surface। अच्छा acceleration of free fall कैसे निकलेगी वही फॉर्मूला है ठीक है g equals to gm over r square ठीक है। अभी वो आपको क्या बोल रहे हैं अब पहले क्वेश्चन को समझा दो ठीक है you need to understand the question and then start your working don't ever start your workings blindly ये याद रखना है आपने हमेशा कि आप हमेशा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पॉइंट मासेस लेते ठीक है दे आर आस्किंग यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल एट अ हाइट r above its surface don't saying at a distance r from the center they're talking that आप अपनी हाइट ऑफ द सरफेस से भी r ऊपर जाके आप अपनी सरफेस से भी r ऊपर जाके और वहां की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालो ठीक है दे आर आस्किंग यू दिस वो आपको बोल रहे हैं भाई यहाँ पे g निकालो ये g क्या है अब इस g को निकालने के लिए याद रखना ये जो फॉर्मूला है ये बोलता है मुझे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दो तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना हो जाएगा फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आपके पास हो जाएगा 2r ठीक है बिकॉज ये एक r है और वो मजीद वो r कह दिया इन्होंने तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 2r तो मैं 2r की मदद से कैलकुलेशन करूंगा ना के r से ठीक है सो अच्छा अब दूसरी बात है मुझे क्या दी हुई है मुझे रेडियस पता है ठीक है वो मैं डाल लूंगा जी मुझे पता है मुझे जी निकालना है मुझे कैपिटल एम चाहिए ठीक है कैपिटल एम के लिए मुझे ये दिया हुआ है मीन डेंसिटी इसकी ये है कोई बात नहीं मीन डेंसिटी दी हुई है कोई मसले की बात नहीं है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज मास ओवर
वॉल्यूम, राइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे मास ही चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, हम मास को सेपरेट में डालते हैं। मास क्या होगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। अच्छा, अच्छी बात क्या है, डेंसिटी मुझको दी हुई है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि एक स्फेयर है तो वॉल्यूम हम आराम से निकाल सकते हैं। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये डेटा बुकलेट में आपको नहीं दिया जाएगा। सो इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। लाइकवाइज सिलेंडर का भी याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये कुछ, ये दो चीजों के तो लाजमी आप याद कर लें, इनके वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या होते हैं। सो आपके पास मास आ रहा है आपका रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब चाहो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, एक ही दफा में डाल लेंगे सारी वैल्यूज, वरना ख्वारी हो जाएगी बार बार एक एक जगह से कैलकुलेट कर करना, ठीक है। तो जी, फिर एम क्या है, एम ये चीज है, रॉ इंटू 4/3 इंटू पाए, और ये क्या है, आर क्यूब। अच्छा, आर क्यूब क्या है, प्लैनेट का रेडियस क्यूब है, ठीक है। सो प्लैनेट का रेडियस क्या है, प्लैनेट का रेडियस मैंने बोला कैपिटल आर है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये क्या था नीचे हमारा डिस्टेंस क्या है, वो है 2r, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये रेडियस है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और वॉल्यूम के फॉर्मूला में जो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसमें ये रेडियस है ऑफ स्फीयर, सही है। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। तो नीचे क्या जा रहा है आपका, नीचे आपका 2r, 2r का होल स्क्वायर जाएगा, ठीक है। सो दैट इज 2r का होल स्क्वायर। हल्का सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, g इक्वल्स टू जी इंटू रॉ इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 और r का स्क्वायर इज r स्क्वायर, ठीक है। क्या कर सकते हैं, r स्क्वायर और क्यूब उड़ा देते हैं, यानी सिर्फ r रह गया है ऊपर, और 4 और ये वाला 4 भी हटा देते हैं। तो देयरफॉर द g कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू 1/3 g rho pi r, ठीक है। सो 1/3 into g, that is 6.67 into 10 power minus 11, ये हो गया, ये हो गया। रो डालना है हमें 4 into 10 power 3। मेक श्योर कर लीजिएगा हर चीज ऐसा ही बेस यूनिट्स में दी हुई हो, नहीं दी हुई तो कन्वर्ट करनी पड़ जाएगी। ये हो गया 4 into 10 power 3, 1/3 में लिख चुका हूँ, पाए तो पाया जाएगा। अच्छा, आर क्या है अब आपका, आर आपको दिया हुआ है 3.4 into 10 power 3 किलोमीटर। किलोमीटर नॉट एसआई बेस यूनिट, आपको मीटर्स में करना पड़ेगा इसको। सो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 3.4 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3, राइट। किलोमीटर टू मीटर्स इज into 10 power 3, तो एक तो ऑलरेडी मैं एक और डाल दिया ताकि मेरी कन्वर्जन हो जाए। एंड इफ यू डू दिस कैलकुलेशन तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से जो आंसर आना चाहिए वो 0.95 आना चाहिए। एक दफा मजीद कंफर्म कर लेते हैं, मैंने अगर कोई मिस्टेक कर दी है तो वो भी हमारे सामने आ जाएगी। सो 4 into 10 power 3 into pi into 3.4 into power 3, हम 0.95, ठीक है। टू सिग्निफिकेंट यू लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे मेरी सारी डेटा टू सिग्निफिकेंट दी हुई थी, ठीक है। जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट डेटा होती है आपके पास, आप उसके हिसाब से राउंड ऑफ कर देते हो। अभी क्योंकि सारी दो सिग्निफिकेंट दी हुई है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मैं सीधे सीधे जो है वो दो सिग्निफिकेंट ही कर दिया। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, फिर ये सवाल आता है, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता था, अगर आप याद करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग दैट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज द वर्क डन पर यूनिट मास। अच्छा, और कोई बच्चा मुझसे ये ना पूछे, ठीक है, कमेंट्स में, सर मैं माइनस जी एम ओवर आर लिख दूं, सही होगा? नहीं, दैट्स नॉट अ डेफिनेशन मेरे बच्चों, डेफिनेशन लिखनी होती है। माइनस जी एम ओवर आर उस डेफिनेशन के थ्रू फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो वो नहीं लिखेंगे आप, ऑल्दो आपका आंसर सही है लेकिन डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, आपने उसकी असल स्टेटमेंट लिखनी है, जो उसकी असल में चीज थी जिससे हमने इस चीज को पहचाना है, ठीक है। तो चीजों को याद करना सीखें, डेफिनेशन याद करना सीखें, डोंट ऑलवेज फाइंड द शॉर्टकट्स, ठीक है। आसान होता है डेफिनेशन में, बहुत सारे बच्चे अराउंड 60-70% बच्चे डेफिनेशन के सारे मार्क्स होके आते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। याद नहीं करनी तो डेफिनेशंस याद कर लो, कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं होता, रट्टा मारने में किसी की कोई जान नहीं निकलती है। थोड़ा सा बस अपने आप को आप लोगों ने जो है वो ये ले लिया कि हम जो है वो अपने आप से बहुत ज्यादा कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो आप खुद फिर उस तरह नहीं तैयारी करते हो। कर सकते हो यार, 2 मिनट का काम होता है, याद हो जाती है हर चीज, ठीक है। सो इट इज द वर्क डन पर यूनिट मास
in bringing that mass from infinity to a point within a gravitational field। और ये पूरी लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, वरना आधी अधूरी लिखोगे तो फिर 1 मार्क ही मिलेगा। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट मास में लिख के आ गया, नहीं, वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग दैट मास फ्रॉम इंफिनिटी, ये 2 लफ्ज आपके पास होने चाहिए। वर्क डन पर यूनिट मास भी है और ब्रिंगिंग दैट मास फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी की रिलेटिव भी मेजर हो रही है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर ये। अच्छा, TESS is a satellite of mass 360 kg in a circular orbit about the earth as shown in figure 1.1। ये सैटेलाइट है आपकी टेस्ट, इसका रेडियस आपको ये दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस आपको ये दिया हुआ है। Radius of the earth is given above, the mass of the earth is considered to be point mass at center, mass of the earth भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टेस्ट का मास भी आपको दिया हुआ है। It takes TESS 13.7 days to orbit the earth, show that the radius of orbit of TESS is 2.4। अच्छा, इधर एक बात मैं समझाता चलूं। ठीक है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं। आपके पास काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सिस्टम। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सिस्टम भी है, आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा आपके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालने का भी तरीका है, जिसमें आप ऑर्बिटिंग नहीं कर रहे होते हो, राइट। सो वही फाई इक्वल्स टू माइनस जी एम ओवर आर, तो डेल्टा फाई निकालते हैं, फाई फाइल माइनस फाई इनिशियल, तो माइनस जी एम ओवर आर फाइल माइनस प्लस माइनस जी एम ओवर, सॉरी माइनस माइनस जी एम ओवर आर इनिशियल, वो जब मैं लिखूंगा समझ आएगा। सब कुछ मैंने पढ़ाया है। ठीक है, सो जब ऑर्बिटिंग सिस्टम है तो ऑब्वियसली फिर उसमें एफ सी इक्वल्स टू एफ जी लगेगा। जब ऑर्बिटिंग सिस्टम नहीं है तो उसमें जबरदस्ती एफ सी इक्वल्स टू एफ जी नहीं लिखेगा। अब अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता कि यहाँ से एक रॉकेट हमने यहाँ से उड़ाया और वो रॉकेट यहाँ इतनी देर में यहाँ पे पहुंच गया, अब आप इस पे क्या, भाई आप इस पे एफ सी इक्वल्स टू एफ जी नहीं लगाओगे, क्यों? बिकॉज ये सर्कुलर मोशन में थोड़ी है रॉकेट। कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो फिर उस पर एफ सी इक्वल्स टू एफ जी लगाया जाएगा ना, वो है ही नहीं सर्कुलर मोशन में, तो उसमें जबरदस्ती आप वो हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। जस्ट थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखोगे अपने आप को, चीजों को ऐसे, बस मैं ये सीख लूं कि सॉल्व कैसे करना है, तो अगर ये सीखोगे तो फिर यही होगा मसला। फिर चीज रॉकेट उड़ा उसको भी सर्कुलर मोशन में डाल दिया, या जो चीज सर्कुलर मोशन थी उसको रॉकेट बना दिया। ठीक है, ये ना हो। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट भी ऑब्जर्वेंट, काफी क्लियर है कि सैटेलाइट टेस्ट जो है वो एक सर्कुलर मोशन घूम रही है, तो इस पे एफ इक्वल्स टू एफ जी लगना बनता है। ठीक है, इस पे फिर हम वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाली वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फाई फाइल माइनस फाई इनिशियल एंड सो एंड सो फॉर्थ, वो जो सारी फॉरी करते हैं हम, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, सो ये मिटा देते हैं। अच्छा, सो बेसिकली एफ सी इक्वल्स टू एफ जी लगेगा, बिकॉज ये क्या है, ऑर्बिटिंग सिस्टम है। और ये बात भी याद रखिएगा, एक छोटी सी आपको मैं हैक बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास ऑर्बिटिंग सिस्टम होता है ना, इनफैक्ट ग्रेविटेशन के अराउंड 90% सवाल एफ सी इक्वल्स टू एफ जी से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बिकॉज सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन को मिला देता है एग्जाम में। ठीक है, ये लास्ट ईयर हुआ है कि ग्रेविटेशन सर्कुलर मोशन का सवाल अलग आ गया है, लेकिन ज्यादातर एफ सी इक्वल्स टू एफ जी से ही खुलते हैं आपके ग्रेविटेशन वाले सवाल। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आपके पेपर में एफ सी इक्वल्स टू एफ जी से ही खुलेगा आपका ग्रेविटेशन वाला सवाल। मतलब स्टार्ट विद दैट स्टेप, लेकिन मतलब ये नहीं है कि भाई सर ने कह दिया तो सब बच्चों ने जबरदस्ती एफसी को स्ट्रेटजी लगा के आ गए, हालांकि वो सर्कुलर मोशन में नहीं था। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मोस्ट प्रॉब्ली इज गोइंग टू बी दैट। ठीक है, तो ये है मेरी तरफ से एक एडवाइस, तो एफ सी इक्वल्स टू एफ जी लगाना है हमें। अच्छा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है, इसका और कोई तरीका होगा भी नहीं सॉल्व करने का। सो एफ सी इक्वल्स टू एफ जी, एफ सी का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब आपको क्या बताया हुआ है, आपको डेज बताया हुआ है, यानी टाइम पीरियड बताया हुआ है ना। तो अब एफ सी को किस फॉर्मूले से खोलेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर से खोलेंगे, तो इसी के थ्रू टाइम पीरियड आ सकता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के थ्रू नहीं आ सकता है। सो वी गोइंग टू ओपन दिस थ्रू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ जी क्या है, एफ जी हमारे पास जी एम एम ओवर आर स्क्वायर है। ये और ये उड़ा देते हैं, ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा आर क्यूब, और ये बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर को खोल दोगे तो बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। ये मैं बड़ी मिस्टेक करा करता था जब मैं अपने ए लेवल के पेपर देता था, तो मैंने इस बात का मेंटल नोट बनाया था कि मैं, मुझसे पता नहीं क्यों मिस होती थी मिस्टेक, मैं ये स्क्वायर्स क्यूब्स वगैरह करना ही भूल जाता था, पता नहीं क्यों, या मैं लिखना भूल जाता था। तो अपनी हैबिट बनाए, जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, जो आप पेपर सॉल्व करते हो आप देखोगे यार ये तो, ये मैंने कैसे बेवकूफ पढ़ने की मिस्टेक करी है, वो आप पेपर पे लिख लो एक जगह। ठीक है, लुक राइट इट डाउन ऑन दैट पेपर कि भाई ये मैंने ये बेवकूफ आना मिस्टेक करी, दिस वाज द सिली मिस्टेक, दिस वाज द सिली मिस्टेक, वो लिखो। ठीक है, और उसको जो है जब भी टॉपिक करने बैठो या जब भी स्टडीज करने बैठो उस पर्टिकुलर चैप्टर के, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो उस पेपर को एक दफा आंख जरूर मार लिया करो, ताकि दिमाग में फ्रेश हो जाए कि ये बेवकूफाना हरकतें मैं करता हूँ, मुझे ये नहीं करनी है। ठीक है, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव। अब मैं करता ही नहीं, अब मैं 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर लिखते नहीं, मैं सीधा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ही खोलता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मुझसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अच्छा
ओके सही है, इतना कर लिया हमने। हमें क्या ढूंढना है, हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट ढूंढना है, मतलब मुझे आर क्यूब वाली क्वांटिटी। अच्छा, आर क्यूब रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, ये जो आर है मैंने जैसे बताया था, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ दी, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट, डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोथ द बॉडीज, ठीक है। तो आपने ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तक का लेना है, ये आपने, ये है बेसिकली आर जो है आपका भी इस फॉर्मूला में वो ये है, दिस रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सही है, डोंट गेट कंफ्यूज, अर्थ का हम रेडियस नहीं लेंगे इधर। सो भाई इधर क्या आ रहा है, हमें निकालना क्या है, हमें मास नहीं, हमें निकालना है रेडियस ही निकालना, तो रेडियस को ही सब्जेक्ट में डालते हैं। R will equals to GMT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और इसका हम क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको फाइनली जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्यूब रूट लेना है मुझे किसका, G क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M क्या है, M दिया हुआ था हमको 6.4 मीटर्स नहीं है, 6 × 10⁻24 kg है, अर्थ का मास लेंगे आप, ठीक है। कैपिटल एम, कैपिटल एम हमेशा वो मास होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से आप ले रहे हो, अभी हम अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं टेस्ट पे, तो कैपिटल एम इज गोइंग टू बी द मास ऑफ द अर्थ। सो 6.0 × 10⁻24, 6 × 10⁻24। अच्छा, टाइम की पीरियड क्या है, आपको 13.7 डेज लगते हैं, सो आपका टाइम पीरियड जो है वो 13.7 जो है वो आपका टाइम पीरियड है दिनों के हिसाब से। दिन को ऑब्वियसली आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60, एक एक मिनट में एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द टाइम पीरियड इनटू सेकेंड्स। सो भाई हम इसको कर लेते हैं 13.7 इंटू क्या है 24 × 60 × 60, 13.7 इंटू 24 × 60 × 60। सही है, और लास्टली हमारे पास क्या आना चाहिए, नीचे हमारे पास आना चाहिए 4 और फिर पाई का स्क्वायर, ठीक है। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास जो है ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई है, मैं फॉरी नहीं कर रहा बिकॉज बहुत देर लग जाएगी। खैर, इसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो ने हमें बोला था 2.4 इंटू 10⁻8 दिखा दो, वो यही आ रहा है, ठीक है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2.4 इंटू 10⁻8। तो आई हैव शोन दिस, ठीक है। शोन लिखना जरूरी नहीं, लेकिन मुझे मजा आता है, एक चस्का होता है एग्जामिनर को, भाई दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टेस्ट इन ऑर्बिट एंड टेस्ट ऑन अ लॉन्च पैड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बोल रहे हैं भाई टेस्ट की चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल दें, अगर टेस्ट यहाँ पे था और टेस्ट अब यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल दें, ठीक है। तो आपने हो सकता है कोई फॉर्मूला याद किया हुआ, मैं हमेशा इसको एक ही फॉर्मूला से करता हूं। मैं जो हूं उसको ऐसे करता हूं कि जो आपकी डेल्टा जीपीई है दैट कैन बी गिवन थ्रू मास इनटू डेल्टा फाई, ठीक है। यानी कैसे दे सकता हूं, डेल्टा कैसे लिखा जाता है, डेल्टा हमेशा ऐसे लिखा जाता है, इट इज गिवन थ्रू फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, हमेशा फाइनल में से इनिशियल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की जाती है, तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल कर लेंगे आप, मुझे डेल्टा जीपीई निकालना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, मास एम तो टेस्ट का मास होगा, ठीक है। फाइव फाइनल क्या होगा, फाइव फाइनल ऑब्वियसली फाइव क्या होता है, माइनस जीएम ओवर आर होता है, राइट। सो माइनस जीएम ओवर, अब जीएम तो कांस्टेंट है, तो फाइनल किसके साथ जा रहा होगा, फाइनल ऑब्वियसली आपके डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर के साथ जा रहा होगा, आर फाइनल, ठीक है। माइनस फॉर्मूला का पार्ट है, फाइव इनिशियल क्या होता है, माइनस जीएम ओवर आर इनिशियल, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये लिख लिया, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरी डेल्टा जीपीई का फॉर्मूला क्या बन जाता है, इट बिकम्स, मैं दो स्टेप्स और कर लेता हूं उसको, ताकि जो है वो पहली दफा हो सकता है अगर कोई देख रहा है तो उसको समझ में आने में कर क्या रहा हूं। सो माइनस जी एम ओवर आर फाइनल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो प्लस जी एम ओवर आर इनिशियल, ठीक है। एंड फाइनली मैं जीएम को कॉन्स्टेंट लेके जा रहा हूँ बाहर, सो जी एम, और ये क्या हो जाएगा 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल, ठीक है। मैं आगे पीछे भी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी रहे, मैं माइनस वाली चीज बाद में लेंगे, ठीक है। 1/r फाइनल के साथ माइनस, तो मैं उसको आगे ले गया। ये हो गया आपका डेल्टा जीपी का फॉर्मूला, आप ये याद कर सकते हो, लेकिन मैं आई डोंट थिंक ये याद करने की जरूरत है, इतना टाइम होता है आराम से ड्राइव कर सकते हो उसको बैठ के, और इससे आसानी भी होती है, हो सकता है कभी कभी आपको यही दिया हुआ हो, तो आपने सीधा ये लगा लिया, यहीं पे कर लिया चीज को। तो इन डिफरेंट केस सिनेरियोस डिफरेंट चीज आपको हेल्प करेंगी, मैं ये रिकमेंड करूंगा इस फॉर्मूला को याद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं टू फिजिक्स के कोर्स में याद करने को, तो ये वाली चीज आप जो है वो
उसी वक्त ड्राइव कर लो, आपको बहुत मजा भी आएगा ड्राइव करने में, मजे की डेरिवेशन, आई फील लाइक मुझे तो मजा आता है हर दफा। अच्छा, डेल्टा जीपीई अब कैसे निकलेगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल एम किसका? जिसकी वजह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हो, यानी आप मास ऑफ अर्थ डाल दोगे इसमें, 6.0 इंटू 24, तो 6 इंटू 10⁻24। छोटा एम किसका होगा? छोटा एम होगा आपके टेस्ट का, टेस्ट का 360 kg है, तो आपने 360 kg डाल दिया टेस्ट का। अच्छा, फिर 1/r फाइनल, 1/r इनिशियल है। आर इनिशियल क्या होगा? अच्छा, इनिशियल वो होगा जब टेस्ट लॉन्च पैड पे होगा, फाइनल होगा जब टेस्ट हवा में उड़ रहा होगा, है ना। सो इनिशियल आपका है लॉन्च पैड पे। अब लॉन्च पैड पे क्या लिया जाएगा? लॉन्च पैड पे आपका जो होगा डिस्टेंस आपका लिया जाएगा थ्रू दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ऑब्वियसली जब आप लॉन्च पैड पे हो तो आप सेंटर से रेडियस ऑफ द अर्थ दूर हो, तो 1/r इनिशियल इज बेसिकली 1/6.4 इंटू 6, ठीक है। So I'm writing this down, 1/6.4 into 10⁻6 minus 1/r final। 1/r final क्या है भाई? ये जब टेस्ट जो है वो हवा में उड़ रहा है, टेस्ट का मुझे ये दिया हुआ था, यस। So that the radius of test is this, so 2.4 into 10⁻8 is the r final. So 2.4 into 10⁻8, ठीक है। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपके पास आपकी डेल्टा जीपीई की वैल्यू आ जाएगी, which is coming out to be 2.19 into 10⁻10। अच्छा, 2.19 आ गई है। अब हमें क्या है? अच्छा, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, मुझे टू सिग्निफिकेंट डाटा दी हुई है सारी की सारी, तो मैं जो हूँ वो इसको भी टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लूंगा, यानी मैं इसको लिखूंगा 2.2 इंटू 10⁻10। फिर क्या बोल रहे हैं? यूज द इंफॉर्मेशन V1 टू कैलकुलेट द रेशियो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लोकेशन। अच्छा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाली जाती है Gm/r स्क्वायर से, ठीक है। अब अगर वो आपसे ये बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस, तो ऊपर क्या रखना है मुझे जी एम, ऊपर मैं रखूंगा Gm/r स्क्वायर। आर की स्क्वायर क्या होगा? फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस हो जाएगा, राइट। इस बात को समझ लो कि वो अर्थ का रेडियस हो जाएगा सरफेस ऑफ द अर्थ तक। देख लो यहीं पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर हो तो अर्थ का रेडियस लोगे आप, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सो मैं इसके साथ ई लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड किस चीज से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट लोकेशन ऑफ टेस्ट एनवायरनमेंट। तो टेस्ट के अगर आपने टेस्ट की जगह लेना तो वही Gm/, और अब क्या होगा? रेडियस ऑफ टेस्ट, राइट। जो भी टेस्ट जिस भी रेडियस में घूम रहा है, 2.4, ठीक है। सो हम ये लिख देते हैं रेडियस ऑफ टेस्ट, स्क्वायर को मत भूलेंगे, मेरी बचपन की मिस्टेक। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम खोल लेते हैं, तो Gm/r² जब आप डिवीजन का साइन लगाते हो मल्टीप्लिकेशन आता है, और दूसरी साइड रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो RT² ये नजर आएगा बड़े प्यारे तरीके से कि G और M कैंसल आउट हो गया। तो अगर आपको इसका रेशियो निकालना भी है तो आपको क्या करना है? आपको RT² डिवाइड कर देना है। RT क्या है? रेडियस ऑफ टेस्ट क्या था? 2.4 इंटू 8 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यप, 2.4 इंटू 10⁻8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी ये वैल्यू आनी है। दैट इज कमिंग आउट टू बी 1406.25, 1406.25। वंस अगेन, मुझे टू सिग्निफिकेंट मैंने डाटा इस्तेमाल करी, तो टू सिग्निफिकेंट ही राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं इक्का दुक्का तीना, 1.4 इंटू 10⁻3 आई बिलीव, एक दो तीन, यस, 1.4 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा टू सिग्निफिकेंट हमारा आंसर, ठीक। आप इसको 1400 भी लिख सकते थे कन्वर्सली, दैट वुड आल्सो बीन द करेक्ट वर्जन। जरूरी नहीं आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, बट दिस इज अ वैलिड आंसर, 1400 भी एक वैलिड आंसर होगा। अच्छा, फिर हमें ये बाइनरी सिस्टम का सवाल देखना है, बाइनरी स्टार सिस्टम का सवाल देखना है। लेट्स लुक एट दिस बाइनरी स्टार सिस्टम का सवाल। भाई, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मतलब होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अ मास फील्स व्हेन प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर मास, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम, इट is the attractive force
mass fields when placed in the gravitational field of another mass. सही है. अच्छा. A binary star system consists of two stars S1 and S2 each in circular orbit. The orbit of each star has a period of rotation t. ठीक है, पीरियड ऑफ रोटेशन इन दोनों का t है. ऑब्जर्वेशंस ऑफ द बाइनरी स्टार्स फ्रॉम अर्थ आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.1. भाई ये बाइनरी स्टार सिस्टम यूं घूम रहा है, दो स्टार्स आपस में यूं घूम रहे हैं. ठीक है, ये आपको दिखाया हुआ यूं घूम रहे हैं एक दूसरे के राउंड. ठीक है, सो देयर वर रोटेटिंग. एक टाइम t.4 पे यहाँ आ गए, टाइम t.2 पे ये हो गया, ये हो गया, और वापस इस पोजीशन में वो लेते हैं. ऑब्वियसली दिस इज नॉट टू स्केल, दो बाइनरी स्टार सिस्टम है. अच्छा, moving onwards. Observed from Earth, the angular separation of the centers of S1 and S2 is 1.2 into 10 to the power minus 5 radians. The distance of the binary star system from the Earth is 1.5 into 10 to the power 17. Show that the separation D of the centers S1 and S2 is 1.8 into 10 to the power 12. ये क्या बोला है हमको, ये जरा समझ लेते हैं इस बात को. What are they trying to say to us? Let's copy paste this because this is what I need. मेरा बिल्कुल बनाने का दोबारा दिल नहीं है. अच्छा, तो वो ये आपको बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये जो आपका बाइनरी स्टार सिस्टम है ना, ठीक है, दिस बाइनरी स्टार सिस्टम, जब आप इसको अर्थ से देखते हो, अब सपोज करो अर्थ पे आपका कोई टेलीस्कोप है. ठीक है, अगर आप अर्थ से देखते हो, अर्थ खैर बहुत ही छोटा सा होगा इसके मुकाबले में, छोटा सा आपका अर्थ, क्यूट सा. ठीक है, सो जब आप इस चीज को अर्थ से देखते हो, दे टेलिंग यू दैट इफ यू व्हेन यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अर्थ, तो द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द स्टार्स, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द स्टार्स, यानी उनके बीच का एंगल 1.2 into 5 है. So the angle over here is 1.2 into 10 की power minus 5. ठीक है. The distance of the binary star system from the Earth is 1.5 into 10 power 17. बोला जा रहा है आपको, क्या बोला जा रहा है, ये जो distance from the distance of the binary star system from Earth है वो 1.5 into 10 power 17 है. 1.5 into 10 की power 17 है. ठीक है, बोल रहे हैं show that the separation D of the centers of the stars S1 and S2 is 1.8. मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई हमें ये निकाल दें. तो इधर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इधर हम लगाएंगे S इक्वल्स टू आर थीटा, राइट, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल. सो बेसिकली जो आर्क लेंथ आएगी आपकी, वैसे जस्ट टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता. सपोज करते हैं ये आपका सर्कल है, ठीक है, और उसमें से आप इतनी सी एंगुलर सेपरेशन देखना चाह रहे हो, राइट. अब देखो एंगुलर सेपरेशन 1.2 into 10 power -5, बहुत छोटी. आप देखना चाह रहे हो एंगुलर सेपरेशन कुछ इतनी सी, लेट से इतनी सी देखना चाह रहे हो. अब देख लो, अगर मैं इसमें जूम इन कर लूं, इस ये तुम्हें कर्व नजर आ रहा है, तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन ही नजर आ जाएगी. जब तुम्हारी एंगुलर सेपरेशन बहुत छोटी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से तुम्हारा जो आर्क लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली सीधी ही हो जाती है. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस असम्पशन ओवर हियर. हम जो है वो s इक्वल टू आर थीटा इस्तेमाल कर लेंगे. मुझे मेरा s जो है वो d ही मिल जाएगा, बिकॉज वो आ रहा है, बिकॉज इट्स अप्रोक्सीमेटेड टू दी आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल. अच्छा, दूसरी बात जो है वो क्या है, दूसरी बात ये है कि ये नहीं करना है अगर किसी को, तो दे कैन ऑल्सो यूज ट्रिग्नोमेट्री. तो इस ट्राइंगल को जो है वो बीच से तोड़ दें आप. ठीक है, इसको राइट एंगल बना लें, फिर इस एंगल को भी आधा कर दें, और फिर अपने साइन कॉस टेन वगैरह वगैरह लगा के ये निकाल दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा. ठीक है, या कोई बच्चा अगर कॉस रूल लगाना चाहे तो कॉस रूल भी लगा सकता है. एंड सो और भी बहुत सारे तरीके हैं करने को, लेकिन s इक्वल टू आर थीटा सबसे सिंपल होता है, और आपको मार्क्स में यही लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो जाना. सो आई एम गोइंग टू यूज s इक्वल टू आर थीटा. एस क्या है आपके पास, हमारा डी है, तो डी. आर क्या है, 1.5 इंटू 10 पावर 17 है. थीटा क्या है मेरा, 1.2 इंटू 10 पावर -5 है. सो द डी इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी इंशाल्लाह 1.8 इंटू 10 पावर 12, इफ आई हैव नॉट मेड अ डम मिस्टेक. ठीक है, वैसे होनी नहीं चाहिए ऐसी कोई डम मिस्टेक मैंने करी हो. ये आना चाहिए आंसर. द स्टार्स S1 एंड S2 रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ऑब्वियस सी बात थी भाई, जब वो बोल रहे हैं सेम टाइम पीरियड है तो सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होगा. ठीक है, तो ये भी हमें बता दिया, बताने की जरूरत नहीं थी, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन बता दिया. बाइनरी स्टार सिस्टम में टाइम पीरियड ओमेगा सेम रहा होता है. About a point P as illustrated in figure 1.2. Point P is a distance x from the center of star S1. The period of rotation of the stars is 44.2 years. Calculate the angular velocity omega. बोल रहे हैं ओमेगा निकाल दो, आपको पीरियड दिया हुआ है. बहुत ही निहायत बच्चों वाला सवाल है ये. ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी. ठीक है, 2 पाई ओवर टी के बराबर हो गया, यानी 2 पाई डिवाइडेड बाय योर टाइम विच इज 44.2 years.
अब इसको आपने सेकंड में कर लेना है। 44.2 ईयर्स, एक साल में 365 डेज होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में सॉरी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये आप डिवाइड कर लो, आपके पास आपकी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट इज दी ओमेगा की वैल्यू वर्किंग आउट टू बी 4.507 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, अच्छा ये आ गया है। थ्री सिग्निफिकेंट की वैल्यू दी हुई है हमको, तो हम इस आंसर को भी थ्री सिग्निफिकेंट लिखेंगे। थ्री सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा आंसर हमारा, ये 4.51 हो जाएगा। ठीक है, 4.51 इंटू 10⁻⁻9 रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, by considering the forces acting on the two stars show that the ratio of the masses of the stars is given by this। बोल रहे हैं आप फोर्सेस कंसिडर कर लो दोनों मासेस पे, और ये दिखा दो कि ये रेशियो आपके पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, मतलब दो तरीकों आपका दिमाग जा सकता है। एक तरीका आपको फौरन नजर आना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा उससे। दूसरा तरीका है आपके पास, कोई बच्चा ये कर सकता है एंड इट्स कंप्लीटली वैलिड, कोई आपकी गलती नहीं है अगर आपका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि उसके थ्रू आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, अगर आपको नजर आ जाएगा। तो कोई बच्चा यहाँ पे कह सकता है यार देखो, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक स्टार लगा रहा है दूसरे स्टार पे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दूसरा स्टार भी उसके ऊपर वही फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस इज वैलिड थिंग। बट जैसे ही आप इसको खोलोगे ना, G m m/r², ठीक है जी, और जब आप दूसरी साइड को भी खोलोगे G m m/r², अच्छा इसमें थोड़ा सा ध्यान रहे कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो जी तो रहा है, एम अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ S1 का के ऊपर, और ये मैं ले रहा हूँ S2 के ऊपर। ठीक है, मतलब मैं ले रहा हूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू S1, तो S1 का आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा M2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, S2 का M2 हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा, उसमें बस फर्क इस बात में, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल रिमेन सेम। तो ये सब कुछ ही कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एफ जी से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। ऑल्दो इसमें कुछ गलत नहीं, आपने कुछ गलत नहीं बोला, FG S1 इक्वल्स टू FG S2 बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ सेज दैट, और होना भी चाहिए, GMM/r² दोनों के ऊपर सेम फोर्स ही निकाल के देगा आपको। ठीक है, तो इट्स नथिंग रॉन्ग। हमने क्या इस बात में समझना है, हमने इस बात में समझना है कि ये तरीका नहीं है, तो अब भाई किसी और तरीके से लेके चलते हैं इसको। और कौन सी फोर्सेज हैं जो सेम होंगी, क्योंकि एफ जी से तो हो नहीं रहा। तो देन वी रियलाइज अच्छा दोनों सर्कुलर मोशन में है, तो उसका मतलब है दोनों के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम होगी, क्या पता इससे हो जाए कैलकुलेशन हमारी, राइट। सो लेट्स से द सेंट्रीपिटल फोर्सेस। ठीक है, ये करने से नहीं हो रहा। ठीक है, यू विल सी दैट दिस इज नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, ये आपके लिए और आगे नहीं चल रहा है, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। So let's say FC1 will equals to FC2। ठीक है, FC1 will equals to FC2। अच्छा अब FC1 और FC2 कैसे खोल सकते हैं, mr ओमेगा स्क्वायर से खोलते हैं। सो FC1 ये हो जाएगा मास ऑफ 1, रेडियस ऑफ 1, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा रेडियस मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सही है। एंड दिस विल इक्वल्स टू FC2। FC2 क्या है, इट शैल बी मास ऑफ 2, रेडियस ऑफ 2 एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा उन्होंने पहले बोले तो सेम है, तो हम ओमेगा ओमेगा उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे M1/M2 करना है, यानी M1/M2 शैल इक्वल्स टू R2/R1। अब इधर आ जाता है मसला, सर ये d-x और x कहां से आएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे इस बात को, तो आपको आपने ये d निकाला था ऊपर, राइट, दिस इज द d, तो उन्होंने बोल दिया यदि कोई ये d है और ये x है, राइट, इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, तो S1 का रेडियस आता है x, whereas S2 का रेडियस क्या आता है, आपको d में से x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। इफ यू वांट द रेडियस ऑफ S2 दैट इज ऑफ सर्कुलर मोशन, तो दैट इज बेसिकली d में से x निकाल लें आप। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसका, रेडियस 2 इज d-x एंड रेडियस 1 इज x, सो लेट्स प्लग दिस इन एज वेल। ये हो जाएगा d-x और ये हो जाएगा x, हो गया प्रूफ। ठीक है, सो वी कैन से दैट M/S1 शैल अपॉन M/S2 शैल इक्वल्स टू d-x/x। बहुत सारे बच्चे बाइनरी स्टार सिस्टम के सवाल को देखे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया हमारे पास। ठीक है, द मास M1 ऑफ स्टार S1 is given by the expression Gm1 equals to d² d-x omega square, where g is the gravitational constant. The ratio into 2 वाला ratio is found to be 1.5. Use data from B and your answer in C1 to determine the mass M1। ठीक है,
तो बोल रहे हैं अब आप M1 निकालने की कोशिश कर लें, ठीक है, तो हम कोशिश कर लेते हैं, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, अगर मुझे M1 निकालना तो मुझे जी तो पता है, डी मैंने निकाला था, अगर याद हो डी हमने निकाला है, ये रहा डी 1.8 into 12, so D you have worked out। X हमको पता है, X बताया ना हमें, ना X नहीं पता हमें पहले से, और ओमेगा हमको पता है, ओमेगा 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 4.51 इंटू 9, ये भी लिख लेते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 4.51 इंटू 10⁻⁹। सही है जी। अच्छा, अब अब इसके थ्रू करनी है कैलकुलेशन। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाला जो रेशियो है ना, ये वाला, ये बोल रही है आपको, ये बोल रही है MS1/MS2, MS1/MS2, वो बोल रहे हैं ये 1.5 के बराबर है। और सिमिलरली हमको पता है क्योंकि D-X/X भी इसके बराबर है, तो ये भी बोला जा रहा है आपको कि बेसिकली D-X/X भी किसके बराबर है, 1.5 के बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे जरा एक गौर से देखोगे चीज, तो एक बात निकल के आ जाएगी आपके सामने कि D-X जो है वो बेसिकली 1.5x, अगर मैं x ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, D-X जो है वो बेसिकली क्या है, वो 1.5x है। ठीक है, अच्छा, अब जरा डालने की कोशिश करते हैं और फिर हमें जो जो चीजें नहीं पता है हम करते हैं उसकी वर्किंग करते हैं। अच्छा, जी क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम क्या हो जाएगा, एम मुझको निकालना है, ठीक है। डी क्या है, डी एरा 1.8 इंटू 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा। D-X क्या है, 1.5x है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1.5x करना बेवकूफी हो जाएगी, क्यों, x तो वैसे ही नहीं पता हमको, राइट, वी डोंट नो दी x वैसे भी। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, हम इसको बोलते हैं d इक्वल्स टू x, उधर भेज देते हैं, d इक्वल्स टू 2.5x हो जाएगा, ठीक है। d शैल इक्वल्स टू 2.5x, तुम्हें d की वैल्यू पता है 1.8, so 1.8 into 10⁻12 shall equals to 2.5x, and x is going to work out to be 1.8 into 10⁻12 divided by 2.5। ठीक है, तो ये वर्कआउट कर लेते हैं जल्दी से, 1.8 into 10⁻12 divided by 2.5, that is coming out to be 7.2 into 10⁻11। अब ये कहाँ डालना है हमें, x है, ये हमारी x है भाई, ठीक है। अच्छा, डी स्क्वायर मैंने डाल दिया है, D-X डालते हैं, सो D-X क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻12 माइनस 7.2 इंटू 10⁻11। अच्छा, एक्सपोनेंट वैल्यूज डालते हुए ये मेक श्योर कीजिएगा मेरा ब्रैकेट्स में, मतलब ये दोनों चीजें भी आपने कैलकुलेटर में डालते हुए ब्रैकेट्स में मेक श्योर करनी है, मेरी ब्रैकेट्स में हो, ठीक है। एक्सपोनेंट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी चीज डाल रहे हो तो उसके अराउंड ब्रैकेट जरूर डाला करो। अच्छा, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये आ गया 4.51 इंटू 10⁻⁹। और अब आप अपना मास निकाल सकते हो, ये वाली साइड कंप्यूट करो और 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्वायर भूल गया, देखा मेरी मिस्टेक अब तक नहीं गई है। सो मेक मेंटल नोट्स ऑफ योर मिस्टेक्स और उसको खत्म करने की कोशिश जरूर किया करो। M1 क्या आ रहा है भाई, M1 1.1 इंटू 10⁻30 आ रहा है, एक्चुअली इज कमिंग आउट टू बी 1.07 इंटू 10⁻30। सो अब इसको हम दो सिग्निफिकेंट आउट ऑफ कर लेते हैं, मुझे 1.5 ये रेशियो देता है, टू सिग्निफिकेंट, ऑल्दो मेरे पास हो सकता है पहले से वैल्यूज डी की, सॉरी ओमेगा की 3 सिग्निफिकेंट एंड सो फॉर, बट आई हैव टू गिव दिस वन टू टू सिग्निफिकेंटली 1.1 इंटू 10⁻30। ठीक है, सो ये हो गया मेरे पास ये वाला सवाल भी। अच्छा जी, yep, there is only 2 questions left in this marathon, I don't know कितना लंबा हो चुका है ये। लेट्स डू दिस जल्दी से और खत्म करने की कोशिश करते हैं आज, एक दो मुझे और रिकॉर्ड करनी है, अल्लाह करे हो जाए, ठीक है। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं दोबारा से नहीं करवा रहा, ठीक है। The Earth may be considered to be a uniform sphere of radius 6.4 into 10⁻6 with its mass of 6 into 10⁻24 concentrated at its center. A satellite of mass 2.4 into 10⁻3 kg is launched from the equator. It is placed in equatorial orbit at a height of 5.6 into 10⁻6 above the Earth's surface. Calculate the change in gravitational potentiality of the satellite for its movement from the surface of the Earth to its position in equatorial orbit। ठीक है, तो हमें जो है वो बोला जा रहा है कि अर्थ को आप जैसे आप पॉइंट मास जूम करते हो, सो एंड सो फॉर्थ रेडियस, और आपको उसका मास दे दिया है। कह रहे हैं सैटेलाइट का मास ये है, वो लॉन्च करी गई है फ्रॉम द इक्वेटर और वो उसको इक्वेटोरियल ऑर्बिट में डाला है एट अ हाइट ऑफ दिस मच अबव द अर्थ्स सरफेस।
दे आर आस्किंग यू कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी, राइट। अब क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो उसमें mgh नहीं लगेगा, इसमें वही आपकी डेल्टा ईपी की कैलकुलेशन लगेगी विच यू नो फ्रॉम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। तो वो क्या होती है, वंस अगेन रिवाइजिंग, डेल्टा जीपीई, इस दफा ईपी लिख रहा हूं बिकॉज लिखा हुआ है, शैल इक्वल्स टू मास इनटू डेल्टा फाइव, ठीक है, दैट इक्वल्स टू मास इनटू फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल, ठीक है। फिर क्या होता है, मास इनटू माइनस जी एम ओवर आर फाइनल माइनस फॉर्मूला का पार्ट है, फिर क्या है माइनस जी एम ओवर आर इनिशियल। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास आ जाता है, जब हम जो है वो जी एम को कॉन्स्टेंट ले लेंगे तो आपका जो डेल्टा ईपी का फॉर्मूला बन जाता है, ये मैंने पहले भी कही थी, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ इस दफा, ये बन जाएगा जी एम एम वन अपॉन आर इनिशियल माइनस वन अपॉन आर फाइनल, ठीक है। अब आर फाइनल आर इनिशियल हमें सब ट्रैक करने। अच्छा, आर इनिशियल क्या होगा, पहले तो ये इक्वेटर पे थी तो आर इनिशियल ऑब्वियसली रेडियस ऑफ अर्थ होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर यही होगा, ठीक है। तो हम इक्वेटर में ये डाल देंगे, मतलब आर इनिशियल जो है हम रेडियस ऑफ द अर्थ डाल देते हैं। सो जल्दी से कर लेते हैं, जी क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, कैपिटल एम क्या है 6 इंटू 10⁻24, छोटा एम क्या है, सैटेलाइट का मास है 2.4 इंटू 10⁻3, वन अपॉन आर इनिशियल, वन अपॉन आर इनिशियल, आर इनिशियल जो है वो क्या है 6.4 इंटू 6, रेडियस ऑफ द अर्थ, जब ये जमीन में पड़ी होगी तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो ये डाल दिया मैंने, और माइनस वन अपॉन आर फाइनल, सो वन अपॉन आर फाइनल क्या हो जाएगा, अच्छा बोल रहे हैं इट इज प्लेस्ड इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 5.6 इन 6 अबव द अर्थ सरफेस, यानी मतलब ये बोला जा रहा है अर्थ के सरफेस से, हम क्या देते हैं, हम हमेशा सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस, तो आपको अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस जो है उसको प्लस करना पड़ेगा विद द रेडियस ऑफ द अर्थ, तब आपके पास आएगा वो सारा का सारा डिस्टेंस जो सेंटर से है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा, क्वेश्चंस पढ़ते हुए ये चीज जरूर रियलाइज किया करें। सो दिस शैल बी 6.4 6.4 प्लस 5.6, और दोनों की एक्सपोनेंट जो है वो 10⁻60, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और आप जो है वो ये कैलकुलेशन कर सकते हो वट एवर दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी। तो ये मेरे पास आ रहा है 7.0035 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻10। अच्छा, और क्या है, दो सिग्निफिकेंट दो सिग्निफिकेंट दो सिग्निफिकेंट आउट ऑफ कर लेते हैं, यानी 7.0 लिखेंगे आप जबरदस्ती, टू सिग्निफिकेंट, ठीक है। 0.0 हम जबरदस्ती डालेंगे ताकि हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। फिर बोल रहे हैं डिटरमिन द स्पीड ऑफ सैटेलाइट व्हेन इन ऑर्बिट, जब ये ऑर्बिट में है तब इसकी स्पीड निकालना है, राइट। तो अब ऑर्बिट में आ चुकी है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स विल इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वाली कैलकुलेशन हम कर लेंगे क्योंकि अब ये ऑर्बिट में पड़ी है। सो एफ सी शैल इक्वल्स टू एफ जी, अब एफ सी क्या होता है, एफ सी हो जाएगा, अच्छा अब मुझे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कहां से आएगी, अब एफ सी के थ्रू निकलेगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर के थ्रू, राइट। सो आई एम गोइंग टू से एम वी स्क्वायर ओवर आर शैल इक्वल्स टू एफ जी जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर, क्या नजर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये कैंसिल, और मास कैंसिल, v क्या आ रहा है आपके पास आपका v आ जाएगा जी एम ओवर आर का अंडर रूट ले लें आप, ठीक है जी, जी एम ओवर आर का आप अंडर रूट ले लेंगे। अब g क्या है, g आ जाएगा आपके पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास क्या है आपका 6 इंटू 10⁻24, आर के लेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं, रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं लेंगे आप, लेंगे क्योंकि ऑर्बिट में आ चुकी है, अब जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी आप लेंगे 6.4 प्लस 5.6 इंटू द पावर 6, ठीक है, ये है ना उसका ऑर्बिट, रेड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आप वही लेंगे 6.4 प्लस 5.6 इंटू 10⁻6 एंड होल अंडर रूट, तो आपके पास आपकी वेलोसिटी आ जाएगी कि वो क्या आ रही है, विच इज कमिंग आउट टू बी 5774.95 मीटर पर सेकंड। इसको टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि मुझे मैं टू सिग्निफिकेंट डाटा इस्तेमाल करी है, 624 6.4 प्लस 5.6, तो टू सिग्निफिकेंट ये हो जाएगी 5800, या फिर आप इसको 5.8 इंटू नॉवर 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन टिल ओवर हियर। फिर क्या बोल रहे हैं, बिफोर द सैटेलाइट इज लॉन्च्ड its speed at the equator due to the Earth's rotation is 470 meter per second. Suggest why the energy required to the satellite to launch the satellite depends on whether the satellite in its orbit is traveling from west to east or from east to west. अच्छा,
अब इसका जो रीजन है वो, इसका रीजन आप समझ लें कि अर्थ की जो रोटेशन है ना, अर्थ रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये आप याद कर लें, अर्थ रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की रोटेशन क्योंकि वेस्ट से ईस्ट है, अगर अर्थ यूं घूम रहा है, ठीक है, तो सैटेलाइट भी जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगी तो यूं ही घूम रही होगी ना, साथ साथ अर्थ के ही साथ साथ घूम रही होगी। अब तुम अगर जबरदस्ती तुम उसको यूं घुमाना चाहो, मतलब अब वो यूं घूम रही है ना, उसको बस ऊपर उड़ा दो, हवा में उड़ा दो, ताकि वो यूं ही घूमती रहे। अब अगर तुमने उसको यूं उड़ाना है और फिर उसको डिफरेंट डायरेक्शन भी करना है उसका, तो तुम्हें ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब ये तो आसान था ना भाई, अर्थ ऑलरेडी उसको यूं घुमा रहा है इन वेस्ट टू ईस्ट वाला डायरेक्शन, मतलब इट्स रोटेटिंग इट लाइक दिस, यूं घुमा रहा है उसको, जब वो अर्थ के सरफेस पे थी, ठीक है, ये अभी अर्थ के सरफेस पे। तो अब ज्यादा आसान ये है भाई, इसके ऊपर एक रॉकेट लगाओ, उसको हवा पहुंचाओ, ताकि ये अभी भी यूं ही रोटेट करते रहे। अब अगर तुम सरफेस से लेके उसको उड़ाते हो और फिर चाहते हो कि इसका डायरेक्शन भी चेंज हो, यानी तुम्हें और एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि ये यूं ऑपोजिट रोटेट करना शुरू करे। तो ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी टेकिंग इन मोर एनर्जी। अगर आप अर्थ की डायरेक्शन में कॉम्पनसेटरी उसको बस उड़ा दोगे, तो वो बस अर्थ की डायरेक्शन में घूमेगी, फिर कुछ ज्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर आप ये होशियारी करना चाहोगे मुझे उल्टा घुमाना है, तो फिर जाहिर बात है, फिर मसले मसाइल आएंगे, यू हैव टू गिव देम मोर एनर्जी, ज्यादा रॉकेट लगाने पड़ेंगे, ज्यादा थ्रस्ट करनी पड़ेगी, ताकि वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी सारी 470 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है उसकी, वेस्ट टू ईस्ट, वो खत्म करके ये जो है वो फिर उस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर जाए। सो थोड़ी सी आपको एनर्जी जाहिर बात है उस केस में ज्यादा लगेगी। अच्छा, March 22, question paper 42, question number 1. The point P in figure 1.1 represents a point mass. On figure 1.1, draw lines to represent the gravitational field around P. P एक point mass है, point mass की gravitational field कैसे होती है? हमेशा एक रेडियली इनवर्ड फील्ड होती है। तो हम इस पॉइंट P के अराउंड क्या बनाएंगे? रेडियल लाइनें बनाएंगे, और ये रेडियल लाइनें क्या कर रही होंगी? P के अंदर आ रही होंगी। ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉइंटेड रेडियली इनवर्ड्स। सही है, सो आप दिखाओगे इट इज पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड्स ऑल द टाइम। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इनमें ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन यूनिफॉर्मली बना के आनी है, रेडियली आपने इनवर्स बनानी है। A moon is in circular orbit around a planet. Explain why the path of the moon is circular. तो भाई इसका क्या होता है? Because FG is always perpendicular to the velocity. तो जब वो perpendicular to velocity, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसीलिए आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास एक सर्कुलर मोशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, द ग्रेविटेशनल force is always perpendicular to the direction of velocity of the moon. ठीक है, और ये पहचान है सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड बाय दिस थिंग दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स travel. So the gravitational force is always perpendicular to the direction of the velocity of the moon, meaning it can only change direction of the moon and keep it in circular motion. Actually, many moons are in circular orbit around the planet. The angular velocity of a moon omega when the orbit of the moon has a radius r about the planet is this. The figure 1.2 shows the variation of r cube against 1 upon omega square. ऑर्बिट है, ठीक है, बोल रहे हैं आर क्यूब और 1/ओमेगा स्क्वायर का बनाया हुआ है। ये आपको नजर आना चाहिए कि लीनियर लॉ का सवाल है। जब भी दो ऐसी क्वांटिटीज जो आपने अपनी जिंदगी में कभी प्लॉट नहीं करी हो ऑन दी एक्सिस, और उनके बीच में फिर स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए ये क्या हो रहा है, ये लीनियर लॉ का सवाल है। तो लेट्स प्रूव द लीनियर लॉ। आर क्यूब और जब 1/ओमेगा स्क्वायर का बनाया, तो स्ट्रेट लाइन क्यों बन गई? थ्रू द ओरिजिन। लेट्स ड्रॉ दिस। ठीक है, सो शो दैट द मास ऑफ प्लैनेट, हम देख लेते हैं, पहले लीनियर लॉ कर लेते हैं। सो लीनियर लॉ कैसे होगा? वही, क्योंकि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में है, सो एफ सी विल इक्वल टू एफ जी। एफ सी क्या है? मुझे एफ सी को खोलना, ऑब्वियसली ओमेगा लाना है, तो मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर से खोलूंगा। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर शैल इक्वल्स टू एफ जी विच इज जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो, मैं आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पहले तो एम और एम कैंसिल कर देते हैं। मैं आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा? आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर शैल इक्वल्स टू जी एम। अब मुझे क्या करना है? मेरा आर क्यूब वाई एक्सिस पे है और 1/ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सिस पे है, तो मुझे आर क्यूब को सब्जेक्ट बनाना है,
सो जब मैं आर क्यूब को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, विल इक्वल्स टू जी एम, और ओमेगा स्क्वायर वहां पे डिवाइड होगा, मैं उसको हल्का सा अलग करके लिख रहा हूँ, 1/ओमेगा स्क्वायर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको कि ये चीज वाई एक्सिस पे है, ये चीज एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ बन जाएगा। और क्योंकि आपका इंटरसेप्ट 0 है तो देयरफॉर दिस इज स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन, ये ओरिजिन में से पास थ्रू करेगा। सो दिस इज द लीनियर लॉ, और हमने दिखा दिया है, हमने क्या दिखा दिया है कि आपका जो कैपिटल एम है वो क्या आ जाएगा, वो ग्रेडियंट ओवर जी के बराबर आ जाएगा, शोन। ठीक है, फिर क्या बोल रही हैं, यूज फिगर 1.2 एन एक्सप्रेशन इन C1 टू शो दैट द मास m ऑफ द प्लैनेट इज दिस मच। बोल रही हैं जो आपने ये दिया है और फिगर 1.2 को इस्तेमाल करके आप हमें मास निकाल दें, तो हमें क्या करना है, हमने ग्रेडियंट निकालना है, उसको जी से डिवाइड करना है, वो मास आ जाएगा हमारा। सो ग्रेडियंट कैसे निकाला जा सकता है, दो कन्वीनियंट पॉइंट्स हमेशा चूज कीजिएगा, मैं एक 0 0 चूज कर रहा हूँ, बहुत आसान है हमारे लिए कैलकुलेशन करना इस पे। और दूसरा, अच्छा दूसरी चीज ये होती है कि हमेशा ऐसे पॉइंट्स लिया करें जो एटलीस्ट हाफ द ग्राफ सेपरेटेड हो, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय हाफ द ग्राफ। सो ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका इक्का दुक्का 3 4, 4.4, और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, सो दिस इज 3 × 10⁻23 एंड दैट इज 4.4 × 10⁻7। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि बार बार हमें 3 × 10⁻23। अच्छा पहले तो ये आएगा ना एक्स एक्स वाली, 4.4 × 10⁻7 कॉमा 3 × 10⁻23। ये आ गया, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट कैसे निकलता है, ग्रेडियंट निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है, ये रहा 3 × 10⁻23 माइनस y1 मैंने लिया था 0 0 वाला पॉइंट, ठीक है, तो y1 0 हो जाएगा। x2 क्या है, 4.4 × 10⁻7 माइनस 0। अच्छा ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट डिवाइड बाय जी एम के बराबर, यानी ग्रेडियंट इक्वल्स टू जी एम। ठीक है, तो मैं इधर ही इस साइड पे लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻−11 जी और फिर एम, एंड यू कैन वर्क आउट वट एवर दी एम इज वर्किंग आउट टू बी। उम्मीद है कि 1.0 इंटू 10⁻26 के जी ही आ रहा होगा, ये जो भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, सो कर लेते हैं एक दफा कैलकुलेशन। हम सही है, determine the speed of a moon in orbit around the planet with an orbital radius of this much। हमने निकालनी है speed of a moon which is in orbit in that this much height। ठीक है, तो वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये वाली determine the speed वाली जो कहानी थी, कहाँ की, यही this one, v equals to gm और r। ठीक है, तो वही हम करेंगे। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपको ये रेडियस पता है, इसको क्यूब कर लें और इसको ग्राफ में से पढ़ लें वो क्या आ रहा है, अगर तो वो यहाँ पे आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो आएगा नहीं यहाँ पे। 1.2 को अगर आप क्यूब करते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है, 1.728 आती है। हाँ तो आप पढ़ सकते हो, आप इस ग्राफ में से 1.728 वैल्यू पढ़ के उसका ओमेगा निकाल लो एसिड, और फिर उसको कन्वर्ट कर लो इन द वेलोसिटी, v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है ना सर्कुलर मोशन में। खैर बहरहाल मैं जो हूँ वो इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू से, क्योंकि ऑर्बिट में है, सो आई कैन से दैट एफ सी इक्वल्स टू एफ जी। ठीक है, मुझे स्पीड निकालनी तो एफ सी को कैसे खोलेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर से खोलेंगे। ये ध्यान रहे कि अभी हम ऑर्बिट में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैं इसलिए एफ सी इक्वल्स टू एफ जी कर रहा हूँ। So GMM over R square, and then you can see M and M cancel, V क्या आ जाता है, V आ जाता है GM over R का अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर और ये भी कैंसिल आउट होता है। एंड सो व्हाट यू कैन डू इज नाउ यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी रूट ऑफ 6.67 इंटू 10⁻−11। मास क्या है आपका, मास आपका है ये रहा 1 × 10⁻6, ऊपर से मैंने इसको निकलवाया है आपसे, or divided by the radius of the orbit, that is 1.2 into 10 की power 8। Once you do this, you will get your answer. The answer works out to be 7455
आपने क्योंकि यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट वैल्यू इस्तेमाल करी है तो आप इसको भी टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर दोगे। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ योर टॉपिकल मैराथन ऑन ग्रेविटेशन। ठीक है, ऑब्वियसली सारे सवाल करवाना ना मेरे लिए पॉसिबल है और ना ही टाइम परमिट करता है, बिकॉज मुझे बहुत सारी मैराथन रिकॉर्ड करनी है। मैंने जितनी भी कोर्स ली मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सवालात एफ सी इक्वल्स टू एफ जी के, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सवालात बाइनरी स्टार सिस्टम्स के, जितना मुझे ग्रेविटेशन एनर्जी का समझ में आता है मैं आपको कितनी कैलकुलेशन करवाऊँ कितनी प्रैक्टिस करवाऊँ, तो वो भी मैंने आपको करवा दी है ग्रेविटेशन एनर्जी का चेंज निकालने का एंड सो फॉर। ठीक है, रेस्ट इज ऑल ऑब्वियसली इन योर हैंड्स। You need to try out, you need to understand the questions, you need to do them। लेकिन उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आपका दिमाग मजीद फ्रेश होगा और मजीद खुल चुका होगा कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे हम सेंटर से डिस्टेंस नहीं दे रहे होते हैं, हमें क्या चीजें कंसीडर करनी है, डेफिनेशन क्या गलत चीजें क्या गलत लिख रहे हैं, कन्वर्जन अगर मसला कर रहे हैं तो हम क्या मसला करें, सो एंड सो फॉर्थ। आई ट्राई टू गिव यू एज मेनी टिप्स। इसके अलावा भी इफ यू वांट टू वॉच सम वीडियोस ऑन ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन की पूरी आपके चैनल मेरे चैनल पे जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद है। आपको अगर कोई भी चीज अनक्लियर है तो आप ग्रेविटेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके यू कैन सर्च फॉर दैट स्पेसिफिक टॉपिक, फॉर दैट स्पेसिफिक सब टॉपिक, और उसके पास भी आपको लाजिमन उसी के साथ ही या तो उसी पार्ट मिल जाएंगे या तो उसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, इट इज नेम्ड इन दैट वे। तो आप वो देख सकते हैं, तो आपको आके आपको वो चीज क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह और भी P4 के ईयरली पास पेपर्स भी अपलोड हो रहे होंगे, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो आई होप दिस सेशन वाज फ्रूटफुल। इफ यू डू वांट मोर ऑफ दीस थिंग्स तो डू कंसीडर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। ठीक है, टेलिंग योर फ्रेंड्स अबाउट इट, क्योंकि अब एग्जाम्स करीब आने वाले हैं। सबको कोशिश करो सब तक की बात पहुंचे ताकि सब जो है वो इस चीज से फायदा उठा सके। मुझे दें इजाजत, और मेरे लिए दुआ करें कि जो है वो इंशाल्लाह हमारे लिए, हमारी टीम के लिए दुआ करें कि इंशाल्लाह हम जो है वो आप सब लोगों को डिलीवर कर सके। वी आर एबल टू डू द केमिस्ट्री के लेक्चर्स, वी आर एबल टू डू द ऑल ऑफ दीज मैराथन्स। मुझे टाइम इतना नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा स्केड्यूल वगैरह हमारी सब चीजें टफ हो चुकी हैं। तो बस अपनी दुआओं में याद रखें, एंड आई विल सी यू इंशाल्लाह लेटर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।